My dear friends, this is Akansha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to ZRF. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 26 एंड इसके पहले 25 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो यहाँ से आप सारी वीडियोस एक साथ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड साथ में ही जो हमारी दूसरी वीडियोस चल रही हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस, तो उसका भी प्लेलिस्ट है कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट करके, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं? तो ऑप्शंस हैं बिल्डिंग मटेरियल फॉर द बॉडी, तो नो, बिल्डिंग मटेरियल तो प्रोटीन्स होते हैं। एनर्जी प्रोवाइडर, नहीं, एनर्जी प्रोवाइडर कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसियस, जो विटामिन्स होते हैं ये एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी नहीं होते हैं। तो विटामिन्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो मिनरल्स होते हैं मिनरल्स को बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक मीन्स जो फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब, और ऑर्गेनिक जो जो ऑर्गेनिक जो होते हैं वो CHO, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन वगैरह ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। तो विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो धीरे धीरे ब्रेक होता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेशन में टाइम लेता है, जब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है, जिससे जो GI या जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है एकदम से शूट अप नहीं करता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, जिससे ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल रहता है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिकमेंड किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं हनी एंड बिस्किट्स, क्योंकि केक और स्वीट्स ये सब तो डायरेक्ट रिफाइंड फ्लोर या कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। देन आता है व्हाट कैन एन एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटेक लीड्स टू। अगर प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो उससे क्या डिजीज़ हो सकती है या क्या अफेक्ट हो सकता है बॉडी पे? तो एक्सेस प्रोटीन लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू ईट मोर, नो। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डिफिशिएंसी तो विटामिन ए की कमी जब होगा तब होगा, तो इसका प्रोटीन से कोई रिलेशन नहीं है। मोर कैल्शियम बीइंग एक्सक्रीटेड, ये भी नहीं। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि प्रोटीन में जो है वो फाइबर्स नहीं होते हैं, और प्रोटीन अगर हम एक्सेस प्रोटीन हो रहा है तो उसके साथ हमको एनर्जी इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। जब एनर्जी इनटेक भी बढ़ेगा तो फाइबर जो है वो फाइबर का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन लीड करता है। और एक्सेस प्रोटीन से प्रोटीन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो अगर प्रोटीन एक्सेस हो रहा है तो प्रोटीन की एक्सेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर जो है, फाइबर्स हैं, इन सब का अमाउंट जो है डाइट में वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से स्पेशली ऐसा कुछ नहीं कि अगर एक्सेस प्रोटीन है तो कॉन्स्टिपेशन ही होगा और कोई डिजीज़ नहीं हो सकती है। प्रोटीन टॉक्सिनीमिया हो सकता है, प्रोटीन टॉक्सिसिटी हो मीन्स प्रोटीन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक्सेस प्रोटीन हो रहा है तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट करेगा। साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा तो हमें एनर्जी का इंटेक भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे फाइबर का जो इंटेक है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, फूड हाई इन कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड। फूड जो कोलेस्ट्रॉल में हाई होते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है वो फूड्स होते हैं। कौन से फूड हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है? तो लीवर एंड प्रॉन्स, नहीं। सोया मिल्क, पोरेज एंड ओट्स, ये भी नहीं। ओलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये भी नहीं। बचा फ्रेंच ड्रेसिंग एंड बर्गर रेलिस। तो ये फ्रेंच ड्रेसिंग एंड इनमें चीज़ एंड ये सब यूज़ होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल में हाई होता है। सोया मिल्क है, पोरेज, ओट्स है, तो ये प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वो हो जाएगा फ्रेंच ड्रेसिंग, बर्गर, रेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड। विटामिन 2 टाइप की होती हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल।
फैट सोल्यूबल विटामिन जो फैट के साथ सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो वाटर के साथ सोल्यूबल होती है। तो फैट सोल्यूबल में आती हैं ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। बाकी जो बी विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स पूरा ग्रुप जो बचा वो होता है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये होगी वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर के साथ बॉडी में ट्रैवल करती है, वाटर में सोल्यूबल है, जो वाटर के साथ घुलनशील है, वो होती है वाटर सोल्यूबल। और जो विटामिन जिनके डाइजेशन के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैट की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है डी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग विद एंटीबैक्टीरियल सोप। एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ बर्तन को वॉश करना बिफोर प्रिपेयरिंग फूड इज़ बेटर देन वॉशिंग विद रेगुलर सोप एंड वाटर। सिंपल सी बात है यहाँ से ऐसे ही, क्योंकि अगर जो हमारे पास जो डिशेस हैं या जो बर्तन हैं या जो भी कटलरीज है, उसको फूड प्रिपेयर करने से पहले अगर नॉर्मल सोप एंड वाटर से वॉश कर रहे हैं या फिर एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जो एंटीबैक्टीरियल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो यही यहाँ पे यही पूछा है कि भोजन तैयार करने से पहले जो भी मटेरियल है उसको या फिर जो भी कटलरीज हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको एंटीबैक्टीरियल साबुन से धोना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर नॉर्मल जो वाटर और सोप है उससे धोना ज़्यादा बेहतर है। तो सिंपल सी बात है कि जो एंटीबैक्टीरियल सोप है उससे यूटेंसिल्स को क्लीन करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज थ्रस्ट एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। पॉलीयूरिनेशन भी, उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी बोलते हैं, ये डायबिटीज़ का एक सिम्टम है। इंक्रीज की थ्रस्ट मीन्स जो प्यास लगना, पानी पीने के जो डिज़ायर होती है, जो पानी पीने प्यास लगती है, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और जब एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। डिजीनेस, हंगर भी कभी कभी थोड़ा सा चक्कर जैसा आना या भूख लगना, ये भी इसका सिम्टम हो सकता है। बट इंक्रीज थ्रस्ट और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और क्लियर है। ठीक है, अगर मल्टीपल आंसर सही हो रहे हैं तो वहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होता है कि विच आंसर, कौन सा आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा अच्छा है, मीन्स ज़्यादा सुटेबल है, उसको पहले सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिवेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसको डाइजेशन में, स्टमक में एक्टिवेट करता है। तो रेनिन तो मिल्क के डाइजेशन के लिए होता है, जो बच्चों में प्रेजेंट होता है, जो मिल्क को कोआगुलेट करता है। ठीक है, लैक्टेज, ये लैक्टोज, जो मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टेज के डाइजेशन के लिए लैक्टेज। ट्रिप्सिन, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक तो स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जो स्टमक की जो लाइनिंग्स है उनके साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द एपिडर्मिस। इनमें से एपिडर्मिस में, जो एपिडर्मिस टिश्यू, जो टिश्यू की जो हमारी जो बॉडी में जो टिश्यू में सबसे अपर लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस में पाए जाते हैं मेलानोसाइट्स। ओके, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस जो है ये मसल है, जो कि जो थाइज होती है, थाइज में जो मसल पाया जाता है उसको बोलते हैं बाइसेप्स फेमोरिस। और ये जो बाइसेप्स फेमोरिस है, इसका काम, ये इसका क्या एक्शन क्या होता है? इसका एक्शन होता है टू एक्सटेंड द हिप्स एंड फ्लेक्स द नी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस एंड मेयोसिस दो टर्म्स हैं। तो माइटोसिस क्या होता है? कवरिंग अराउंड द सेल, नहीं, जो सेल को कवर करते हैं वो सेल वॉल होती है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, नो। द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन, तो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये करती हैं। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, हाँ, माइटोसिस का काम होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जब सेल्स को 2 to 4, 4 to 8 जो उनको सेल्स को डिवाइड करता है, ये काम होता है माइटोसिस का, सेल डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और सेल डिवीज़न इज माइटोसिस।
व्हाट इज़ अ कॉमन नेम फॉर द इन जाइगोमेटिक बोन? जो जाइगोमेटिक एक बोन होती है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उसका कॉमन नेम, दूसरा कॉमन नेम क्या है? दूसरा कॉमन नेम है, उसको बोलते हैं चीक बोन। जो हमारे गाल में जो बोन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन या फिर चीक बोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन कॉज हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट? कॉज, अगर एडल्ट्स में थायरॉक्सिन मीन्स थायराइड ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का हाइपर सिक्रेशन, हाइपर मीन्स ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कौन सी डिजीज़ हो सकती है? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एडल्ट्स में अगर थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो ज़्यादा उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई, तो उसकी वजह से होता है ग्रेव्स डिजीज़। और ये जो थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड का जो हाइपर सिक्रेशन है थायरॉक्सिन का, या फिर थायराइड ग्लैंड का जो एक्टिविटी अगर इंक्रीज़ हो जा रही है, तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें जो हमारी बॉडी है वो कुछ इम्यून कंडीशन या कुछ इम्यून में कोई जो डिफॉर्मेशन होता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है। जब हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है, तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और थायरॉक्सिन की जब सिक्रेशन बढ़ जाता है, तब जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़। क्रेटिनिज्म तो थायरॉक्सिन की कमी, और डर्फिज्म ये सब थायरॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेन्यूल्स? ठीक है, ये वेन्यूल्स जो है स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, वेन्यूल्स स्मॉल स्मॉल बहुत छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनका काम होता है टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैपिलरी टू द लार्जर वेन। जो हार्ट ने ब्लड पंप किया था, वो ब्लड जब पूरी बॉडी में पहुंच गया, कैपिलरीज तक पहुंच गया, तब तक यहाँ जब ये ब्लड जो है कैपिलरीज तक पहुँचते पहुँचते इम्प्योर हो गया, क्योंकि इसमें जो भी ऑक्सीजन थी उसको बॉडी ने यूज़ कर लिया। अब जब ये ब्लड कैपिलरी के पास पहुंचा, तब ये इम्प्योर हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब कैपिलरी के बाद इसको वापस हार्ट तक ले जाना, मीन्स जो लार्ज वेन्स के थ्रू ब्लड वापस हार्ट तक जाता है। तो वेन्यूल्स का काम होता है कि कैपिलरीज से वापस लार्ज जो वेन्स होती हैं उनसे ब्लड को वापस ले जाना, ये काम होता है वेन्यूल्स का। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैपिलरी से वापस वेन्स तक लाना, ये फंक्शन होता है वेन्यूल्स का। ये वेन्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज लिम्फ ड्रेन्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम? लिम्फ ये फ्लूइड होता है, इसको सिंपली वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनको भी लिम्फेटिक सेल्स बोलते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो ये जो लिम्फ है ये फ्लूइड है, तो इसको वापस ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाता है? तो अब कोई चीज़ अगर फ्लूइड है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो कैसे मूव करेगा? थ्रू द डक्ट्स और पाइपलाइंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पाइपलाइंस तो होती नहीं है, तो मूव करेगा थ्रू डक्ट्स। नोड्स मीन्स नोड्स होते हैं ऐसे सर्कुलर, जहाँ पे चीज़ें इकट्ठे होती हैं, तो नोड्स तो होगा नहीं। तो जो लिम्फ है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में कैसे आता है? थ्रू द लिम्फेटिक डक्ट्स। जो लिम्फ से कनेक्टेड लिम्फेटिक डक्ट्स है, जहाँ से लिम्फ जो लिम्फ जो है फ्लूइड के फॉर्म में होता है, तो ये फ्लूइड जहाँ से ड्रेन करेगा, यहाँ से मूव करेगा, उसको बोलते हैं डक्ट। जैसे बोलते हैं ना एसी डक्ट से ठंडी हवा मूव करती है ना, तो ऐसे ही बॉडी में होती है लिम्फेटिक डक्ट्स, जहाँ से लिम्फ मूव करता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द न्यूरैल्जिया? न्यूरैल्जिया क्या है? न्यूरैल्जिया मीन्स, न्यूरा मीन्स नर्व्स, ठीक है, एल्जिया मीन्स कोई पेन किलर। तो नर्व्स में जो पेन होता है, नर्व्स की पेन को सूदिंग करने के लिए या पेन को कम करने के लिए जो भी ड्रग दिया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरैल्जिया। तो सूदिंग पेन्स अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व्स, जो भी नर्व्स में जो पेन हो रहा है, उस पेन को कम करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है या जो भी चीज़ दी जाती है, उसको बोलते हैं न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी में है, व्हाट डज लाइपेज डाइजेस्ट? लाइपेज
किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो लाइपेज जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन के डाइजेशन में तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च का, ठीक है। वहाँ पे टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया। जब ये लाइपेज जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया के फंक्शन क्या हैं? ट्रैकिया जो है इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, जो हमारे थ्रोट से हमारे लंग्स तक कनेक्टेड होती है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉस्ट्रिल से, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो नॉस्ट्रिल से जो विंड पाइप हमारे लंग्स तक कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ये विंड पाइप जो ट्रैकिया है इसको विंड पाइप बोलते हैं। तो इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं या हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत से माइक्रो पार्टिकल्स या डस्ट बोल सकते हैं जो हमें आइज से नहीं दिखती है, वो भी हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू हमारे ट्रैकिया में जाती है। और ट्रैकिया जो है, जो भी बाहर से फॉरेन मटेरियल्स या बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको ट्रैकिया जो विंड पाइप है, पाइप में ही कलेक्ट कर लेता है और उसको लंग्स तक नहीं जाने देता है। ये होता है ट्रैकिया का फंक्शन, कि जो भी हमने एयर इनहेल किया है या ऑक्सीजन इनहेल किया है, तो ऑक्सीजन के साथ जो भी फॉरेन मटेरियल्स या कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको वहीं ट्रैकिया में ही कलेक्ट कर लेना, उसको लंग्स तक ना पहुंचने देना, ये काम होता है ट्रैकिया का। जी। देन आता है मायोसिन। मायोसिन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मसल्स में। और मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो सिंपल सा ये कहाँ प्रेजेंट होगा? मायोसिन इज अ मसल फाइबर। मसल के फाइबर्स को मायोसिन बोलते हैं, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ते हैं जब, तो वहाँ पे मायोसिन प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एवर्जन इज एवर्जन क्या होता है? जब हम चेयर पे बैठते हैं, सिंपली ऐसे चेयर से जब बैठते हैं तो पैर को नीचे करके बैठते हैं, तो पैर को ऐसे सिंपली ऐसे पैर करके अगर बैठे हैं तो फिर पैर को ऐसे ऐसे मूव करना, उसको बोलते हैं एवर्जन। मूविंग द साइड ऑफ द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड मीन्स पैर को, जब चेयर पे नॉर्मली लोगों की आदत होती है, चेयर पे जब बैठते हैं तो पैरों को इधर उधर मूव करते हैं, तो पैर को जब मूव करने की जो आदत होती है उसको बोलते हैं एवर्जन। ओके। हाँ, देखो पैर के एकमात्र, पैर को मीन्स मूवमेंट कराना, जैसे पैर में जो फिंगर्स हैं या फुट का जो सोल है उसको एक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कराना, उसको बोलते हैं एवर्जन। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल है बिट्टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।